बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, उसकी लिमिट, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम इस पोजीशन पे हैं कि अब हम बहुत ही कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एनालिटिक फंक्शंस हैं उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एनालिटिक फंक्शंस स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, ए फंक्शन f of the complex variable z is analytic। कब वो एनालिटिक होगा? in an open set if it has a derivative at each point in that set। किसी भी सेट के ऊपर अगर उसकी एनालिटिसिटी को हमने चेक करना है तो उस सेट के अंदर हर पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन जो है वो एनालिटिक है तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, अदरवाइज वो उसके ऊपर एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कोई भी ओपन सेट है तो उसके अंदर अगर हमने एनालिटिसिटी को चेक करना है तो हमें हर पॉइंट के ऊपर चेक करना होगा कि उसके हर पॉइंट के ऊपर जो है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अब और ये एनालिटिसिटी जो है वो ओपन सेट के ऊपर जो है वो डिस्कस होती है। f is analytic at a point z naught if it is analytic throughout some neighborhood of z naught। यानी कि z naught के ऊपर अगर जो है वो एनालिटिक है तो वो उसकी अपनी नेबरहुड के अंदर भी एनालिटिक होगा। ठीक है, इसलिए जो एंड पॉइंट्स हैं उसको शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि एंड पॉइंट की नेबरहुड नहीं होती, एंड पॉइंट्स की नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए जो है वो ओपन सेट की जो है वो बात हो रही है। पहली बात ये एमसीक्यूज के हवाले से भी आप लोगों ने याद रखना है। वी नोट फॉर इंस्टेंस दैट ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये एनालिटिक है एट ईच नॉन जीरो पॉइंट इन द फाइनाइट प्लेन। ठीक है, हर नॉन जीरो पॉइंट की, क्योंकि जीरो आ जाए तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट, और ये फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर भी एनालिटिक नहीं है। f of z is equal to z mod स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट ओनली एट z is equal to 0 एंड नॉट थ्रू एनी नेबरहुड, और नेबरहुड के अंदर जो है वो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये किसी जगह पे भी एनालिटिक नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है टर्म है इंटायर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? फंक्शन दैट इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द इंटायर फाइनाइट प्लेन। यानी जो हर पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हो, वो डिफाइंड हो, एनालिटिक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटायर फंक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई भी आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी एनालिटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनालिटिक ही रहता है। तो इसका मतलब जो एवरी पॉलिनोमियल इज एन इंटायर फंक्शन। अब ये एमसीक्यू के लिए आप याद रख सकते हो कि जो हर पॉलिनोमियल होता है वो इंटायर फंक्शन होता है। इफ ए फंक्शन f फेल्स टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट z नॉट बट इज एनालिटिक सम अदर पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ z नॉट, then z naught is called the singular point। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंगुलर पॉइंट। यानी कि उस पॉइंट के ऊपर जो है एनालिटिसिटी जो है उसकी फेल हो जाती है, लेकिन उसकी नेबरहुड के अंदर वो एनालिटिक होता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। वो सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन है। ठीक है ना, मसलन जैसे ये हमारे पास फंक्शन है f of z is equal to 1/z, तो z is equal to 0 के ऊपर सिर्फ जो है ये एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसकी नेबरहुड के अंदर मौजूद है, हर पॉइंट के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि z is equal to 0 ये इसका सिंगुलर पॉइंट है। z is equal to 0 क्या है? इसका सिंगुलर पॉइंट है। द फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है f of z is equal to z mod स्क्वायर, इसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी जगह पे भी एनालिटिक नहीं है। A necessary but no means sufficient condition for a function to be analytic in a domain D is clearly the continuity of f through D। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, यानी कि डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी का होना वो जरूरी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक भी है, उसके लिए जो है वो डेरिवेटिव्स का कंटिन्यूस होना भी जो है वो जरूरी है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉशी-रीमान इक्वेशन इज आल्सो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है।
तो sufficient conditions for analyticity are provided by that theorem. ये स्टूडेंट हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि इफ f प्राइम z इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर इन द डोमेन D, अगर प्राइम z जो है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो f ऑफ z मस्ट बी ए कांस्टेंट थ्रू आउट D। तो f ऑफ z जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरह ये अगर फर्ज करें ये हमारे पास f ऑफ z है तो इसका f प्राइम z अगर 0 के इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ux प्लस एटा vx इज इक्वल टू 0। और CR इक्वेशंस की मदद से ये क्या हो जाएंगे, ux v ये सारे जो है ना वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने शो क्या करना है कि uxy इज कांस्टेंट, ठीक है। और इसको शो करने के लिए अब इन पैराग्राफ के अंदर ये शो किया गया है कि ये वैल्यूज जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या हैं, इसकी ये कांस्टेंट्स हैं। तो इनको जो है वो प्रूफ किया गया है, क्योंकि हम MCQs की बुनियाद पे जो है वो चल रहे हैं, उसकी क्लैरिटी के लिए चल रहे हैं, तो इसकी प्रूफ की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के ऊपर। अब फर्ज करें आप लोगों को ये MCQs में ये क्वेश्चन आ जाता है f ऑफ z इज इक्वल टू दिस, तो आपने ये बताना है कि ये क्या इंटायर फंक्शन है या ये जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलैरिटी है, तो किस पॉइंट के ऊपर है। अब ये देखें इसके 2 पॉइंट्स के ऊपर, 4 पॉइंट्स के ऊपर सिंगुलैरिटी है। एक z इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 और एक z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के ऊपर जो है वो इसकी सिंगुलैरिटी है। इसका मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसके अलावा जो है वो फंक्शन जो है वो क्या है, एनालिटिक है। इनके अलावा जो है वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अब अगर कोई भी फंक्शन जो है वो कंपोनेंट फॉर्म के अंदर जो है वो दिया गया हो और उसकी एनालिटिसिटी को जो है वो चेक करना हो, तो सबसे पहले हम उसकी CR इक्वेशंस को जो है वो चेक करेंगे। अगर CR इक्वेशंस होल्ड होती हैं तो फिर हम उसकी कंटिन्यूटी पे जाएंगे। अगर CR इक्वेशंस होल्ड नहीं होती तो इसका मतलब फंक्शन वैसे ही जो है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता या वो जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। अब जैसे ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 2 है कि ये आपको f ऑफ z दिया गया है, यहाँ से आप ux और y और vxy फाइंड कर सकते हो और फिर इससे जो है वो CR इक्वेशंस आप चेक करोगे तो वो क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये और डेरिवेटिव्स, ये जो ux ये जो है इनके फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अगर लिए जाएं तो वो कंटिन्यूस भी हैं, इसलिए ये जो है वो फंक्शन, इसको हम इंटायर फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि किसी भी वैल्यू के ऊपर इसकी एनालिटिसिटी का कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि f क्या है, एक इंटायर फंक्शन है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज है, तो ये आप लोगों ने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शंस इंटायर फंक्शंस हैं, ठीक है। इंटायर फंक्शन का मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू के ऊपर जो है वो इसकी सिंगुलैरिटी मौजूद नहीं है। तो ये आप जो है वो चेक करोगे इसके। इसी तरह अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स ये देखोगे कि हमें क्या शो करना है, ये फंक्शन इज नो वेयर एनालिटिक, किसी जगह पे भी एनालिटिक नहीं है। तो अगर आप इनमें स्टूडेंट्स ये आप जो है वो शो कर दें कि जो है वो इसका जो है वो एक तो ये है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा ये है कि इसको आप रिप्रेजेंट कर दें बार की फॉर्म में। अगर ये स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी देख लें तो इसमें ये देखें, ये हमें f ऑफ z दिया गया था, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो है वो आपके क्या आ रहे हैं, काशी-रीमान इक्वेशन जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं और ये डेरिवेटिव्स भी देखें तो ये क्या हैं, कंटिन्यूस हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इंटायर फंक्शन है। इस तरह इस फंक्शन को आप लें तो इसमें भी ये आपका जो है वो u आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, v आ जाएगा और फिर यहाँ से आप जो है वो इसकी CR इक्वेशंस लिख लें, वो आपस में इक्वल हैं, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये भी फंक्शन जो है वो कौन सा है, इंटायर फंक्शन है। इस तरह C के लिए अगर आप देखो तो इसमें भी ये आपका हिस्सा जो है वो u है, ये हिस्सा आपका जो है वो v है। तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करके इक्वेट किया तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटायर फंक्शन है क्योंकि इनके डेरिवेटिव्स जो हैं, ये वाले डेरिवेटिव्स वो कंटिन्यूस हैं तमाम वैल्यूज़ के लिए। इसी तरह इसका अगर आप डी पार्ट देखते हो तो f ऑफ z इसके इक्वल है। तो इसमें भी आप जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करें और उनके फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लें तो CR इक्वेशंस होल्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटायर है।
अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एफ ऑफ जेड इसके इक्वल है, तो वो कहता है कि नो वेयर एनालिटिक। तो हमने प्रूव करना है कि ये एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है प्रूव करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, हम सी आर इक्वेशंस को लिखते हैं। यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और वहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ गया। यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, और वहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सी आर इक्वेशंस उस सूरत में जो है वो होल्ड होती हैं जब पॉइंट किसके इक्वल आ जाए, z जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 1 के आयोटा के इक्वल। अदरवाइज जो है वो होल्ड नहीं होती। ठीक है, अदरवाइज होल्ड नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। इसी तरह अगर यहाँ पे हम जो है वो बात करें इसकी, ये जो सी पार्ट है उसको सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके u और v जो है वो अलग-अलग करेंगे। ये u आ गया, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, v आ गया है। तो इसमें सी आर इक्वेशंस को जो है वो यूज़ करके हमारे पास इक्वेशन क्या आई, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन से जो है वो क्या आ गया, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। जब इनको सॉल्व किया तो ये आपस में इक्वल नहीं है, आंसर्स डिफरेंट हैं, इसलिए नो वेयर एनालिटिक। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के अंदर हमें क्या बताना है, 4 के अंदर वो कहता है डिटरमिन करें सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट जहाँ पे ये वैल्यूज़ नीचे जो है वो 0 हो जाती हैं, तो वो बेसिकली क्या हैं, सिंगुलर पॉइंट्स हैं। वो आप देख लें, a के लिए z इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस आयोटा, ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ये b के लिए z इज इक्वल टू 1 2, ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। c के लिए z इज इक्वल टू -2 -1 प्लस माइनस आयोटा, ये क्या है, ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पे वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, फंक्शन की अनडिफाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो एक पोर्शन जो है इसका मुकम्मल होता है, एनालिटिक फंक्शन। अब अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो हैगा हार्मोनिक फंक्शंस। तो इसकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे इसको। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।